न्यूट्रिशन क्लासेस में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ कम्युनिटी न्यूट्रिशन, सामुदायिक पोषण के कार्य क्षेत्र। जिस प्रकार समुदाय एक विस्तृत क्षेत्र है, इसी प्रकार समुदाय के पोषण स्तर में सुधार लाना तथा समुदाय में स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी समस्याओं का निराकरण करना ही अपने में एक ये बहुत विस्तृत कार्य है। मतलब समुदाय ही अपना एक विस्तृत क्षेत्र है और उसमें समुदाय में कौन सी पोषण संबंधी समस्या फैली हुई है, फिर उसके कारण का पता लगाना और उसका बचाव करना, उसका निराकरण करना, अपने में ये एक विस्तृत कार्य है। जब किसी समस्या का निदान करना हो तो उसके कारणों का पता लगाना आवश्यक होता है। जैसे कुपोषण के पीछे जहां आर्थिक कारण है, वहीं सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक धारणाओं की भी अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा व्यक्ति के शारीरिक बनावट, रोग प्रतिरोधक क्षमता तथा वंशानुक्रम तत्व होते हैं। अगर समुदाय के स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी समस्याओं का सही पता लग जाए तो चरण की पहली सीढ़ी होती है। इसी प्रकार यदि हम सामुदायिक पोषण के कार्य क्षेत्र को क्रमबद्ध करें तो ये एक लंबी सूची होगी, परंतु यहाँ पर सामुदायिक पोषण के महत्वपूर्ण भागों को बताया गया है। सबसे पहले है सामुदायिक पोषण स्तर का पता लगाना। किसी भी व्यक्ति द्वारा लिया गया आहार, उसमें उपस्थित विभिन्न पोषक तत्वों का प्रभाव उसके शारीरिक विकास एवं वृद्धि, कार्यों के संचालन, शरीर की स्थिति एवं रक्त तथा अन्य शारीरिक कार्यों पर पड़ता है। जो भी व्यक्ति आहार ले रहा है उसमें जो भी पोषक तत्व उपस्थित हैं उसका प्रभाव जो है उसके सबसे पहले शारीरिक विकास वृद्धि पे पड़ेगा, जो वो कार्य कर रहा है उसके ऊपर पड़ता है, और जितने भी वो शारीरिक और हमारा जो रक्त का संचार हो रहा है, जितने भी वो शारीरिक कार्य कर रहा है उन पर भी, और जो हमारी बॉडी में रक्त का संचार हो रहा है उन सब पर उसका प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है शरीर के विकास एवं वृद्धि को नापना। अब सबसे पहले हम शरीर के विकास एवं वृद्धि को नापते हैं एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स के द्वारा। इसके द्वारा हम मेज़र करते हैं शरीर का विकास एवं वृद्धि। जैसे सबसे पहले हम मेज़र करते हैं वेट फॉर हाइट एंड एज, यानी कि एज के अकॉर्डिंग उसका वेट कितना है और उसकी हाइट कितनी है। सेकंड आता है हेड सर्कमफ्रेंस। हेड सर्कमफ्रेंस मतलब सिर की गोलाई। सिर की गोलाई की माप भी हम एज के अकॉर्डिंग ही लेते हैं, क्या उसकी एज के अकॉर्डिंग उसकी सिर की जो गोलाई है वो सही प्रकार से वृद्धि कर रही है या नहीं। चेस्ट सर्कमफ्रेंस यानी कि ये होता है छाती की गोलाई, कि उसकी छाती की गोलाई उसकी उम्र के हिसाब से सही से उसकी वृद्धि हो रही है या नहीं। मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस यानी कि बाहों की गोलाई, ये भी एज के अकॉर्डिंग ही चेक की जाती है। सबसे पहले आता है वेट मेजरमेंट। वेट, बच्चों का वेट लिया जाता है कि उनकी एज के हिसाब से क्या उनका वेट सही प्रकार से बढ़ रहा है, घट रहा है, कैसा चल रहा है, मतलब नॉर्मल है या फिर बहुत ज़्यादा कम है उम्र के हिसाब से या बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए बच्चों का वेट मेज़र किया जाता है। हाइट मेज़रमेंट्स में हाइट देखी जाती है कि उनका विकास जो है ठीक प्रकार से हो रहा है या नहीं, उनकी आयु के हिसाब से। हेड सर्कमफ्रेंस, सर की गोलाई की नाप ली जाती है। चेस्ट सर्कमफ्रेंस, छाती की गोलाई की नाप ली जाती है। मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस, बाहों की गोलाई की नाप ली जाती है। क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। अब क्लिनिकली असिस्ट कैसे करते हैं? सबसे पहले तो हमने मेजरमेंट किया, उनका नापा, हाइट, वेट, सिर की गोलाई, छाती की गोलाई। अब हम उनको क्लिनिकली असेस करते हैं, मतलब देखकर पहचानते हैं कि इनके अंदर किस पोषक तत्व की कमी से कौन सी बीमारी हुई है या कौन से समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। क्लिनिकल असेसमेंट में फिज़िकल एग्जामिनेशन आता है। फिज़िकल एग्जामिनेशन में कुछ साइन होते हैं जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को बताते हैं, जैसे आइज़ को देखकर हेयर, स्किन, लिप्स, नेल्स, टंग, इन सब को देखने के बाद हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी पोषक तत्व की कमी हो रही है, कौन सी समस्या उत्पन्न हुई है और उनका फिर कैसे बचाव किया जाता है। एक फिज़िकल एग्जामिनेशन होता है।
सबसे पहले इसमें आता है टंग इन विटामिन बी डेफिशिएंसी। जब विटामिन बी की कमी होती है तो हमारी जो टंग है वो उसमें क्या होता है, अगर वो मैजेंटा कलर की दिखाई देती है तो राइबोफ्लेविन की कमी कहलाती है। अगर टंग ऐसे सिकड़ी हुई रिंकल्स से दिखाई देते हैं, स्कारलेट हो जाती है, तो वो नियासिन की कमी होती है। और अगर टंग जो है वो रेड हो जाती है तो ये विटामिन B12 की कमी की वजह से होती है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन में आइज़ जो होती हैं, राइबोफ्लेविन का इफेक्ट सीधा हमारी आइज़ पे पड़ता है तो रेड हो जाती है हमारी आइज़, बर्निंग आइज़ की जैसे बर्न हो जाती है आइज़, इस तरह से आइज़ पे इफेक्ट पड़ता है। आइज़ फटीग, थकी थकी आँखें लगती हैं, इरिटेशन होने लग जाती है और ईचिंग यानी कि खुजली आनी शुरू हो जाती है। स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन C डेफिशिएंसी है, ये हम दांतों में जो हमारे गम्स हैं, जो हमारे मसूड़े हैं, उनमें स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, उनमें घाव होने शुरू हो जाते हैं, अल्सर होने शुरू हो जाते हैं और ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, जिनको भी हम फिज़िकली देखकर एग्जामाइन कर सकते हैं कि ये विटामिन C की डेफिशिएंसी है। रिकेट्स विटामिन D और कैल्शियम डेफिशिएंसी कहलाती है, जो चिल्ड्रन में होती है और एडल्ट में ये ऑस्टियोमलेशिया के नाम से होती है। देख सकते हैं आप कि बच्चे के पैर किस तरह से बैंड हुए हुए गोलाई में दिखाए हुए हैं। ये रिकेट्स विटामिन D और कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ये छोटे बच्चों में होता है मरासमस और क्वाशॉर्कर। मरासमस जो होता है वो 6 मंथ से 18 मंथ तक, और क्वाशॉर्कर जो होता है 18 to 3 ईयर्स तक, 18 मंथ टू 3 ईयर्स तक के बच्चों को होता है। तो मरासमस में जो होता है बच्चे के जो होते हैं हेयर्स तो नॉर्मल होते हैं और उनका फेस जो हो जाता है बूढ़ों की तरह हो जाता है, ओल्ड मैन फेस हो जाता है। मसल्स जो है वो बहुत थिन हो जाती हैं, उनके शरीर पर एडिमा नहीं रहता है। और क्वाशॉर्कर में हेयर कलर भी चेंज हो जाता है, फेस जो है मून जैसा हो जाता है। मसल्स फैट इतना ज़्यादा प्रेजेंट हो जाता है, मतलब मसल्स पे फैट इतना चढ़ जाता है कि एडिमा हो जाता है, यानी कि सूजन आ जाती है। 24 आवर्स डाइटरी रिकॉल ऑफ फूड, 24 घंटे हम उनका डाइटरी रिकॉल्स देखते हैं, फूड देखते हैं। इसके लिए पिछले 24 घंटे में व्यक्ति द्वारा लिए गए भोज्य पदार्थों के नाम एवं मात्रा की जानकारी ली जाती है। मतलब उन्होंने पिछले 24 घंटे में कौन कौन से आहार लिए, कितने समय अंतराल में लिए और उनमें कौन कौन से भोज्य तत्व की मात्रा उपस्थित है उसकी जानकारी लेते हैं। भोज्य पदार्थों की मात्रा का पोषण मान, पोषक मूल्य की सूची से पता कर सकते हैं कि भोजन संबंधी आदतों का, भोज्य उपलब्धता, रीति रिवाज एवं धारणाओं का पता लगाने में मदद करती है। सामुदायिक पोषण समस्याओं का पता लगाना, प्रत्येक सामान की पोषण संबंधी समस्याओं के कारण अलग अलग होते हैं। अब सामुदायिक पोषण समस्याएं कौन सी होती हैं, तो उनके जो कारण होते हैं वो सब अलग अलग ही होते हैं। जैसे गरीबी सबसे पहले है, फिर बेरोजगारी है, भोज्य पदार्थों की उपलब्धता, अशिक्षा, गंदगी और अस्वच्छ पेयजल, ये सभी कारण हैं जो सामुदायिक पोषण समस्याओं को बढ़ावा देते हैं। सामुदायिक जन स्वास्थ्य समस्याओं का पता लगाना। आप जन स्वास्थ्य समस्याओं को कैसे पता लगाएंगे, जैसे वहाँ की मृत्यु दर कितनी है, जन्म के समय शिशु का वज़न कैसा है, कम है, ज़्यादा है या वो नॉर्मल बर्थ वेट है उसका, शिशु मृत्यु दर कितनी है, मातृ मृत्यु दर कितनी है, आयु सीमा कितनी हो रही है। किसी भी समुदाय में बहुत सी जगह ऐसा होता है कि आयु सीमा वहाँ पे कोई समस्या नहीं होती तो उनकी आयु सीमा लंबी चलती है, लेकिन बहुत जगह ऐसा होता है कि बहुत कम उम्र में ही डेथ हो जाती है, तो उनकी आयु सीमा पता लगाना। व्यक्ति की आय कितनी है, पर्सनल आय। सामुदायिक स्वास्थ्य एवं पोषण समस्याओं का निराकरण एवं बचाव। अब इनका जो भी समस्याएं हैं उसका हमने कारण भी जान लिया और कैसे कैसे हम उसे एग्जामाइन कर सकते हैं ये भी देख लिया। अब उसका कैसे हम निराकरण कर सकते हैं, कैसे बचाव कर सकते हैं। सामुदायिक पोषण कार्यक्रम चलाकर, जैसे विटामिन ए हीनता की रोकथाम का कार्यक्रम चलाया जाता है। मिड डे मील प्रोग्राम आजकल स्कूल्स और आंगनवाड़ी में चलाया जाता है, जहां बच्चों को उचित पोषण दिया जाता है, पोषक तत्व
उचित आहार दिया जाता है जिसमें सभी पोषक तत्व सम्मिलित रूप से उपस्थित होते हैं। आयोडीनहीनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया है। विशेष पोषण कार्यक्रम चलाए जाते हैं, मतलब अगर किसी एक डेफिशिएंसी ज़्यादा फैल रही है, किसी भी एक पोषक तत्व की कमी ज़्यादा फैल रही है, तो उस पोषक तत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना, सिर्फ उसी पोषक तत्व के बारे में, तो ये एक विशेष पोषण हो जाता है। उसके बारे में लोगों को जागरूक करना और उससे किस तरह से बचाव हो उसके बारे में जानकारी दी जाती है। सामुदायिक पोषण शिक्षा, अब उन्हें पौष्टिक आहार क्या होता है, पोषक तत्व क्या होते हैं, उनको पोषण से संबंधित सारी जानकारी उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती है ताकि वे अच्छा और पौष्टिक भोजन ले सकें। साथ में उन्हें पकाने की क्रिया का भी ज्ञान दिया जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पौष्टिक तत्व खाते तो हैं लेकिन पकाने की क्रिया से वो सारे उसके उपस्थित सारे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, तो उनको पोषण शिक्षा का भी ज्ञान दिया जाता है। खाद्य मिलावट की भी जानकारी दी जाती है। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।